अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर 2 और उसके बाद फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट और उसके अलावा था जो प्लांट्स को हमने डिफाइन किया था, फिर उसको हमने कंपनी कोड के साथ असाइन किया था। तो प्रीवियस दो लेक्चर्स की जो वो जो नोट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मैं आज फॉरवर्ड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो उसके मुताबिक आपकी जो भी असाइनमेंट है आप उसको प्रिपेयर करें। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि जब आप प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर अपने प्लांट को असाइन करते हैं प्लांट मेंटेनेंस कोड के साथ, तो उसके लिए आपका कंट्रोलिंग एरिया वो कंपलसरी होता है। तो कंट्रोलिंग एरिया तब मेंटेन किया जाता है जब आपका फिजिकल ईयर होगा। तो आज इंशाल्लाह हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। We have configured enterprise structure for fiscal year, posting period variant. Today we will discuss about document name ranges, with status variant, tolerance and chart of account. Okay, अब इसके लॉजिक के ऊपर हम जरा पहले बात कर लें। Why these topics are important for all modules. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। और यहाँ पे देखिए, ये जब आप प्लांट मेंटेनेंस में आते हैं, असाइन प्लांट मेंटेनेंस प्लानिंग प्लान टू मेंटेनेंस प्लान, तो उसको आप जब आप ओपन करते हैं, प्लानिंग प्लान इज नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा जरा वापस आते हैं इस प्यारों पे। डेफिनेशन में आई थिंक हमने डिफाइन किए थे, असाइनमेंट के ऊपर आप आ जाए। अच्छा, प्लांट नॉट डिफाइंड। तो ये प्लांट तब आपके डिफाइंड होंगे जब आपका होगा कंट्रोलिंग एरिया को आप प्रॉपर डिफाइन करेंगे। और कंट्रोलिंग एरिया तब डिफाइंड होगा जब आपके पास फिजिकल ईयर होगा और फिजिकल ईयर के साथ आपका चार्ट ऑफ काउंट होगा। जैसे कि डेफिनेशन में आप आते हैं कंट्रोलिंग, और कंपनी कोड मैंने चेंज कर दिया था AB10। पहले हमने स्टार्ट किया था GB10, लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्ट किया AB10। अच्छा, आमतौर पे स्टार्टिंग में आपका एक एरर आते सिस्टम लॉक का, आप उसको सॉल्व करोगे SM12। अभी तक आई थिंक हमने दो तीन एरर्स को फिक्स किया हुआ है। अच्छा, एक तो ऑप्शन ये है कि आप सेपियंस 01 का यूज़र आईडी को सिलेक्ट कर लें, इसमें जो भी लॉक डेटा होगा वो डिस्प्ले होगा। इसका मतलब कि सेपियंस को कोई लॉक डेटा नहीं। तो आप सेपियंस को रिमूव कर दो, सर्च को क्लिक करें, तो अदर देन सेपियंस के जितने भी यूजर्स होंगे, आईडी होंगे, वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आएगी जो कि ब्लॉक्ड है। आप इन सबको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दें। क्लाइंट है 400। अब 400 क्लाइंट के जितनी यूजर आईडी बनती से, तो वो जो लॉक डेटा हो जाता है आप उसको अनलॉक ऐसे करते हो। अच्छा, वापस आए, कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया AB10। यहाँ पे डेटा शो नहीं, ओके ओके सॉरी। अच्छा देखिए, पोजीशन पे हमने क्लिक किया तो AB10 डेटा शो नहीं हो रहा था। आप न्यू एंट्री में आके चेक कीजिएगा, तो यहाँ से आप जो है इसको AB10 और नहीं आपका जाएगा रबी बेवरेजेस।
फिजिकल ईयर हमारे पास था FA AB10। जहाँ तक हमने डेटा डिफाइन किया है अगर इस डेटा के मुताबिक हम अपना कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन करते हैं तो आपका डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज आपको चाहिए करेंसी टाइप को भी आपने डिफाइन करना है, आपने चार्ट ऑफ अकाउंट को भी डिफाइन करना है। एक चीज़ याद नोट कीजिए, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम करेंगे तो ये जो टिक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये कंपल्सरी है, इसके बिना आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो ये बताने का मकसद ये था कि एससीपी के अंदर जो जो चीज़ें कंपल्सरी हैं वो आपने उसको लाजमी कंसंट्रेट करना है, चाहे वो आपके मॉड्यूल का पार्ट बने या ना बने। अब देखें, कंट्रोलिंग एरिया इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्लांट मेंटेनेंस, कंट्रोलिंग एरिया इज नॉट पार्ट ऑफ एससीपी सेल्स एंड क्लाउड इंटीग्रेशन, कंट्रोलिंग एरिया इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लेकिन कंट्रोलिंग एरिया के बिना कोई भी मॉड्यूल जो है वो आप बैक एंड के ऊपर आप उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो ये आपको लॉजिक बताने का मकसद था। आप इसके लिए ये देखें, चार्ट ऑफ अकाउंट आपको चाहिए, आपके पास फिजिकल एरिया भी चाहिए, फिर आप जाके अपना कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो मैंने नोट्स डिफाइन किए ये देखें, इसके मुताबिक आपने अपनी चीज़ों को डिफाइन करना है। डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस बनेंगे, फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनेगा, टॉलरेंस होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट होगा, अकाउंट ग्रुप होगा, जीएल अकाउंट होगा, देन आप कंट्रोलिंग एरिया को फोकस कर पाएंगे। सो कम बैक। ओके, आज का टॉपिक है डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस के लिए आप आ जाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, और यहाँ पे आप आ जाए डॉक्यूमेंट टाइप्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइप। अच्छा, एक चीज़ याद नोट कीजिएगा, जो भी हम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे उसकी डेफिनेशन आपने फोकस करने, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करने। फॉर एग्जांपल हमने अभी आज डिस्कस करने डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। व्हाट इज डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस को स्टडी करने से पहले आप सबसे एक सवाल है, मुझे आप सब ये बताएं, क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सीरियल नंबर ना लिखी हो, या जिसकी ट्रांजैक्शन या डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नंबर ना लिखा हुआ हो? मिसाल के तौर पे हम परचेज डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि आपको लगता है कि जो परचेज ऑर्डर बनता है या परचेज रिक्विजिशन बनता है या परचेज RFQ बनती है या सेल ऑर्डर बनते हैं, सेल इंक्वायरी बनती है, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट का कोई नंबर नहीं होता, विदाउट नंबरिंग वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, या उसकी कोई सीरियल नंबर नहीं होती? एनी वन ऑफ यू प्लीज, यू हैव सम आइडिया? जब भी हम कोई पीआर वगैरह पीओ क्रिएट करवाते हैं तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक नंबर इनिशिएट करता है। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। और इसी तरीके से अगर नोटिफिकेशन अगर हम सिस्टम में क्रिएट करते हैं और उसको वर्क ऑर्डर में, तो सिस्टम बैकएंड से बाय डिफॉल्ट कुछ जो है वो डिजिट्स के वर्क ऑर्डर्स इनिशिएट करता है नंबर। ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। तो इट्स मीन कि जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो जिसमें आपकी सेल्स डॉक्यूमेंट, सेल्स इंक्वायरीज हैं, सेल्स कोटेशन हैं, सेल ऑर्डर हैं, कस्टमर इनवॉइसेस हैं, कस्टमर पेमेंट्स हैं, आपके क्रेडिट मेमोस हैं, वेंडर इनवॉइसेस हैं, वेंडर पेमेंट्स हैं, वेंडर क्रेडिट मेमोस हैं, परचेज ऑर्डर्स हैं, अलॉट ऑफ इस तरह के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जब तक आप इसका एक बाकायदा सीरियल नंबर को सेट नहीं करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट बैक एंड सॉरी फ्रंट एंड के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर? Yes, clear. तो तो यहाँ पे हमने बेसिकली उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। ओके, अच्छा, अब ये एक बाय डिफॉल्ट एससीपी का एक सिस्टम है जिसके मुताबिक जो भी आपने जो भी डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की नंबर रेंजेस, उसको हम नंबर रेंज कहते हैं। फिर जैसे कि अभी फैज़ा ने कहा ना कि कोई भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका एक बाय डिफॉल्ट कोड जनरेट होता है, ऑटो कोड जनरेट होता है, तो उस ऑटो कोड की रेंज हम बैक एंड के ऊपर प्रोवाइड करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है एसेट पोस्टिंग। अब एसेट पोस्टिंग का नंबर क्या है 01। अब एसेट में कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स को अलाउ किए जाते हैं, उसमें एसेट्स आते हैं, कस्टमर है, सप्लायर है, मटेरियल है, जीएल अकाउंट है। देखिए आपका जो फिक्स एसेट है उसका तो अच्छा, आप सबको एक चीज यू नो चार्ट ऑफ अकाउंट जो इंजीनियर्स हैं। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली कंपनी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो उस अकाउंटिंग के 5 पिलर्स होते हैं, जिसमें हम कंसिडर करते हैं एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। ओके, इन सब को मिला के हम चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो फिक्स एसेट जब आप परचेज करते हैं तो या तो आप किसी डेफिनेटिव बाइक से आप परचेज करते हो, अगर आपने सेल करने हैं तो वो कस्टमर के साथ सेल किया जाते हैं। तो ये बेसिकली आप टाइप्स बताते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के ट्रांजेक्शन इसमें आ सकती है। अच्छा, ये बेसिकली पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का, और पीएम वालों को इसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं। पीएम वाले जो हैं फिको के अलावा जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो इस चीज़ को फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंड कर लें तभी ठीक है, नहीं करते तभी ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो जैसे एक होता है नफल, आका आप नफल अदा करते हैं आपको स्वाब मिल जाते हैं, नफल अदा नहीं करते तो उसका कोई गुनाह नहीं है। ओके, अच्छा, चूंकि इसमें फिको वाले भी हैं तो फिको वाले माशाल्लाह से आज 3री क्लास से फिको वाले एबसेंट हैं तो उनके ऊपर हम जरा जुर्माने भी लगा। ओके, तो ये है डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। के इसमें एक और चीज़ बता दूँ, ये कस्टमर इनवॉइसेस है। आप कस्टमर इनवॉइस का कोड क्या है 18, और उसके अलावा कस्टमर पेमेंट का कोड क्या है 14, और उसके अलावा ये अगर आप शेयर भी कर दीजिएगा तो जी मैं ये शेयर कर जो है ना, क्या दूंगा। कहते हैं, मैं एक अदर रेफरेंस हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये नंबर है 01, 14, 15, 16, 17, 18, 19। हमें हमें इसके मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करना होगा। ये 01 जो है ये हमारा आता है फिक्स एसेट का जनरल एंट्री का, और इसकी कोड है 0001 से लेकर 0999। इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा उस डॉक्यूमेंटेशन की ये सीरीज कोड होगी। ओके, फर्स्ट वाली। उसके बाद है 14 कस्टमर पेमेंट्स हैं। कस्टमर पेमेंट्स की जो सीरीज होगी 1000 से लेके 1999, और कस्टमर इनवॉइसेस की सीरीज होगी 2000 से लेके 2999। फिर वेंडर इनवॉइसेस की होगी 3000 से 3999। ओके, तो आप हम इसको जरा डिफाइन कर लें। कम बैक और डॉक्यूमेंट इमेजेस, come to document images, define document images, give company code AB10, और ये आपके पास 3 इंटरवल्स हैं, डिस्प्ले है, आपका चेंज है, और ये एनआर स्टेटस है। तो आप इस पे चेक करेंगे। अच्छा, 01 और S100 2022 2023 में ईयर आप देंगे 2024 जो आपका करंट ईयर होगा, और 0001 से 0999। ये आपने एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन को ऐड करने के लिए ये है प्लस का ऑप्शन, इंसर्ट लाइन। यहाँ पे आप कर दें 14 2024 2000 सॉरी 1000 1999, फिर एंटर, और इंसर्ट 15 2024 2000 1999। जब इसमें वो करते हैं 16 2024 3000 1999। व्हाट इज एनआर स्टेटस? एनआर स्टेटस मीन नंबर रेंज स्टेटस। तो जैसे जैसे फ्रंट एंड के ऊपर ये डॉक्यूमेंटेशन की एग्जीक्यूशन होगी यहाँ पे नंबर एनआर स्टेटस इंक्रीज होता जाएगा। राइट, अब आप इसको सेव कर दें। वन थिंग मोर, whenever you configure any setting in backend, आप हेडिंग पे देखिएगा भाई आप क्या काम क्या करें। एडिट इंटरवल्स, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट RF अंडरस्कोर बेरिक।
ओके, ये जो है ना, इसको भी आप कोशिश करके एक अच्छे से नोट्स बना के, तो ये ऊपर जो हेडिंग है ये लास्ट में हम मेंशन कर दिया करें। इसका बेनिफिट जो होगा कि अगर कोई भी फ्रंट एंड के ऊपर एरर आता है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको एक हिंट मिल जाएगा हाउ टू सॉल्व पार्टिकुलर एरर। ओके, कम बैक। अब आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दें। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तमाम टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फील्ड स्टेटस वेरिएंट के लिए आप आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉपर सेटिंग्स, देन लेजर्स। अच्छा, एक और चीज 2021 और 22-23 में पाथ डिफरेंट है। देन आप आ जाओ फील्ड्स, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। व्हाट इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट? अच्छा, इसके लॉजिक के लिए आपसे एक सवाल है। मुझे ये बताएं कि आपने कोई वेंडर इनवॉइस या कस्टमर इनवॉइस का कोई परफॉर्मा आप लोगों ने देखा हुआ है? एनी वन ऑफ यू? वेंडर इनवॉइस या कस्टमर इनवॉइस? जी सर। अच्छा। जी सर, देखा हुआ। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, उसमें एक तो डेट आती है, ड्यू डेट आ गई। उसके बाद क्या उसे कहते हैं, पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट, ड्यू डेट, अमाउंट और करेंसी, डिपार्टमेंट कोड, बैंक कोड जो भी है, फिर वेंडर की डिटेल या कस्टमर की डिटेल, कॉन्टैक्ट, आइटम जो आपने परचेज किया या सेल किया, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसका रेट, उसकी यूनिट्स और बाकी जो डिलीवरी टर्म्स हैं। तो जितने भी आपका कोई भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको यहाँ पर एक मेरे साथ दिखा दूँ ताकि लॉजिक प्रॉपर क्लियर हो जाए। FB60 अब ये हमारे पास एक है वेंडर इनवॉइस का परफॉर्म। अब इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस है। अब ये देखेंगे सप्लायर और पोस्टिंग डेट। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में है, इसका मतलब ये कंपलसरी है। आपने सप्लायर कोड लास्ट में मेंशन करने, आपने इनवॉइस डेट को लास्ट में मेंशन करने, आपने अमाउंट को लास्ट में मेंशन करने। इस इन तीनों चीज़ों के बिना आपकी इनवॉइस एग्जीक्यूट नहीं होगी। बाकी यहाँ पे देखें, पोस्टिंग डेट है, आपका क्रॉस कंपनी कोड नंबर है, और आपका टैक्स अमाउंट है, टैक्स है, आपके फर्दर डिटेल है। और यहाँ पे आप देख लो वैल्यू डेट, और ये आपका बिजनेस एरिया आ जाएगा, और ट्रेडिंग, ये आपका बिजनेस पार्टनर। इसमें काफ़ी ऑप्शन है, कॉस्ट सेंटर, ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर से मतलब आपके क्या ऑर्डर है वह भी आपसे पूछेंगे, सेल ऑर्डर। इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं। तो अब लास्ट में नहीं कि आपने हर डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम ऑप्शंस को फिलअप करना, इट इज़ नॉट नेसेसरी। जो एससीपी के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स है, वो उनको बेटर नॉलेज होगा कि एससीपी के डॉक्यूमेंटेशन में जो आपका कंसर्न डाटा है आप उसी को एंटर करते हैं, हर इंफॉर्मेशन को पुट अप नहीं किया जाता। ओके, अगरचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गिवन है, ऐसे ही है, लेकिन आपने अपनी जो डिज़ायर या जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उसी को पुट अप करके, राइट। तो इस सारी चीज़ों को हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। लॉजिक इज क्लियर? अब मिसाल के तौर पे, अब ये है सप्लायर, तो सप्लायर यहाँ पे कंपलसरी है, इनवॉइस डेट भी कंपलसरी है, अमाउंट भी यहाँ पे कंपलसरी है। तो आप ये चाहते हैं कि ऐसा, हम ये चाहते हैं कि हम टैक्स को भी कंपलसरी करते हैं। तो आपने बैक एंड के ऊपर फील्ड स्टेटस वेरिएंट में जाके यहाँ पे जाके आप इसको कंपलसरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, आप इसको कैसे बनाना है, जो सबसे फर्स्ट वाला होगा ना 0001, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड कॉपी एस FSVC सॉरी, फील्ड स्टेटस फॉर AB10। यहाँ पे आप अपना अपना कंपनी कोड पुट करेंगे, एंटर, क्लिक ऑन कॉपी ऑल, एंटर अगेन एंड सेव, एंटर अगेन। ओके, अब ये देखें, आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। अब ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। हम आते हैं G001 को, इसको आपने डबल क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे है आपका
मटेरियल मैनेजमेंट, इसको हमने क्लिक किया, बल्कि वापस आए जनरल डेटा। अब जनरल डेटा के अंदर आपको भी इसमें 3 ऑप्शन है, सप्रेस का है, रिक्वायर्ड एंट्री का है, ऑप्शन एंट्री का है। सप्रेस में अगर आप टिक करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे टिक करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप बनाएंगे ना, उस डॉक्यूमेंट का असाइनमेंट नंबर भी कंपलसरी होना चाहिए, टैक्स भी कंपलसरी, इनवॉइस रेफरेंस भी कंपलसरी होगा, और क्रेडिट इनवॉइस का नंबर भी आपने उसमें लास्ट में मेंशन करने। और वापस एक मिनट हम आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर ये गुड्स वेंडर गुड्स मूवमेंट ये सप्रेस है, और कस्टमर गुड्स मूवमेंट ये भी सप्रेस है। तो मटेरियल पेमेंट ट्रांजैक्शन का मैं आपको एक बता दूं। ये आ गया। अच्छा, अब ये कौन सा आपका है, एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट। तो ये देखिए इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है ये कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल आपने अगर परचेज ऑर्डर बनाना है, तो परचेज ऑर्डर के अंदर सिस्टम आपसे कॉस्ट सेंटर भी पूछेगा, आपका प्रोडक्शन प्लानिंग ऑर्डर भी आपसे पूछेगा। अगर आप इसको ऑप्शन पे में लेके आते हैं, तो जब आप परचेज ऑर्डर को क्रिएट करेंगे तो वो आपसे प्रोडक्शन प्लानिंग ऑर्डर नहीं पूछेगा। कॉस्ट सेंटर को अगर आप ऑप्शन पे लेके आते हो, तो जब आप परचेज ऑर्डर को क्रिएट करेंगे वो आपसे कॉस्ट सेंटर का नहीं पूछेगा। अच्छा, अगर आप लेके आते हैं उसको सेल ऑर्डर को आप करते हैं ऑप्शन पे, तो परचेज ऑर्डर की क्रिएशन में आपसे सेल ऑर्डर का कोड नहीं पूछेगा। तो आप ये करें कि इनिशियली आप जितने भी ऑप्शन है इसको आप ऑप्शन एंट्री पे इसको ठीक कर दें फेज 1 में। अच्छा, ये भी आप इसको ऑप्शन में ठीक कर दो। फेज 2 में जो आपको असाइनमेंट दी जाएंगी उसके मुताबिक मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग को चेंज कर दूंगा, तो आपको मालूम होगा कि भाई फलान सेटिंग को चेंज करने से फ्रंट एंड ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि जितने भी ये ऑप्शन हैं सर एक क्वेश्चन पूछूं उधर, प्लीज बड़ा क्विक। सर सप्रेस और ये जो 3 बेसिक फील्ड्स हैं इनकी आपस में कोरिलेशन बता दें आपके। ओके ओके फाइन कर दें कि ओके क्या है ये। ओके राइट, गुड क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे अब ये जनरेटर कोई भी आप जनरेटर पोस्ट करते हैं या इनवॉइस बनाते हैं, अगर हम असाइनमेंट नंबर को टिक करते हैं सप्रेस के ऊपर, ये टिक कर दिया, टेक्स्ट को हमने सप्रेस कर दिया। अच्छा, अब हमने इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, सप्रेस का मतलब होता है कंपलसरी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे टैक्स आपका आ रहा है, तो जो आप वेंडर इनवॉइस बनाएंगे उसमें आपका ये रेफरेंस नंबर भी वो डिमांड करेगा और टैक्स भी डिमांड करेगा। जब तक आप इन दोनों को यहाँ पे फिलअप नहीं करेंगे, आपकी वेंडर एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस इज मीनिंग ऑफ सप्रेस। ये कि इसका मतलब क्या होता है, कंपलसरी, आपने लास्ट में उसको ऐड करना है। बल्कि एक मिनट में आपको ना इसमें निकाल देता हूँ, ये एक मिनट इसमें आते हैं। अब ये देखिए कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर का मतलब आपने सप्रेस कर दिया, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे आपने हर डॉक्यूमेंट में कॉस्ट सेंटर का कोड लास्ट में देना है,
तब वो डॉक्यूमेंट बनेगा। अच्छा, आपने इसको टिक कर दिया रिक्वायर्ड एंट्री में, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा आपको बताएं कि एससीपी के अंदर 3 आइकन्स होते हैं, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक कौन सा होता है, कोई बता सकते हैं? येलो। गुड, ब्रिलियंट। येलो सर, येलो, होल्ड के लिए होता है मोस्टली, यस, होल्ड पे डालें तो येलो होता है। जी। तो रिक्वायर्ड, आपने कॉस्ट सेंटर को किस में टिक कर दिया, रिक्वायर्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया वेंडर इनवॉइस का, और आपने सिस्टम, आप जब आप वेंडर इनवॉइस को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो सिस्टम आपको एक वार्निंग देगा। येलो का मतलब होता है वार्निंग। तो सिस्टम आपसे कहेगा भाई आप कॉस्ट सेंटर ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, और नहीं करना चाहते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आपका रिक्वायर्ड एंट्री में आता है। आप लेकर दो ऑप्शनल एंट्री में, इसमें क्या होगा, आप कॉस्ट सेंटर ऐड नहीं करते ना, आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई वर्डिंग, कोई येलो आइकन नहीं आएगा, ये इसका मतलब है। सपोज में आपने किया, आप क्या करोगे, वेंडर इनवॉइस आपने बनाई, जब तक आप कॉस्ट सेंटर का कोड एंटर नहीं करेंगे, सिस्टम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपको रेड वो आइकन देगा, मीन एरर देगा। आई थिंक लॉजिक्स क्लियर। ठीक हो गया सर, मतलब सब प्रेस कंपलसरी है, उसके बगैर रेड आइकन हो जाएगा, जी, एग्जैक्टली, और रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड येलो में। एंट्री जो है वो उसमें होल्ड में चीज चली जाएगी, मतलब येलो आएगी। हाँ, हाँ हॉट पे जी, तो नहीं, हॉट पे तो नहीं और जाती। ऑप्शन एंट्री पे वो ग्रीन दे हाँ, देगा, वो कहेगा एग्जीक्यूट हो। हाँ बिल्कुल, That मतलब means it is a warning. It will give us warning. जी, मतलब हाँ, वार्निंग का Just वार्निंग आ मतलब, जाएगी, warning. ठीक है। वार्निंग का मतलब ये होता है कि भाई आप Accept or proceed. ये मतलब कि आप मेंशन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं। Means it will just give us indication. या ये एग्जैक्टली, मतलब एक विंडो आ जाएगी कि हमारे पास कि आपने ये ऐड करना है या नहीं करना है, और आइदर प्रोसीड। जी। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये ना ग्रुप्स गिवन है, G001, 002, फलां 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 जो भी है, और यहाँ पे ना प्लांट मेंटेनेंस के लिए ग्रुप है G023। अब प्लांट मेंटेनेंस में क्या होता है, अब ये देखें, जनरल डेटा में आप आ जाए, और पेमेंट ट्रांजैक्शन में आप आ जाए। अब पेमेंट ट्रांजैक्शन में देखें, ड्यू डेट भी आ रही है, वैल्यू डेट भी आ रही है, पेमेंट टर्म्स भी आ रही है। प्लांट मेंटेनेंस को हम बेसिकली कहते हैं एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट, आपको पता है कि एसेट मैनेजमेंट में ड्यू डेट भी कंपलसरी होती है, वैल्यू डेट भी कंपलसरी होती है, पेमेंट टर्म्स भी कंपलसरी होती है, और बाकी जितने भी ये उसके पेमेंट के जो पैरामीटर्स वो सब कंपलसरी होते हैं। अच्छा, आप अगर उसको ऑप्शंस पे लेके आते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे सब में लेके आते हैं, आप जो डेटा उसमें पुट अप करेंगे तो उसमें आपने जस्ट क्या देना है, वेंडर कोड देंगे, और मेटेरियल प्लांट कोड देंगे, एसेट कोड नंबर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने सप्रेस पे के ऊपर टिक कर दिया तो ये तमाम चीज़ें जो है ये कंपलसरी हो जाएंगी। ओके, अच्छा उसके बाद है टॉलरेंस। अच्छा, आपको मालूम है जो एसएपी यूजर डिफाइंड है, इसको पहले मैं आपको बात बता दूं। बात है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन आप आते हैं डॉक्यूमेंट में, देन आप आ जाए टोनियस 20 ऐसे भी एसफॉनर 2020 में 21 में लाइन आइटम में आता है टोनियस, लेकिन लाइन आइटम के बिना यहाँ पे ट्रांसफर में आ जाते हैं। डिफरेंट टोनियस ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, मुझे ये बताएं, क्या कंपनी कि जो डिपार्टमेंट से पैटी एक्सपेंसेस की अगर आप बात कर लें, या परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, क्या हर डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से जब दिल चाहे जितनी अमाउंट से बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यस और नो? कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अपनी मर्जी से
या जो कंपनी के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, या मतलब कि अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट को पुट अप नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में हम सेल्स डिपार्टमेंट वो उसकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्रीज आप देख लें, सीमेंट इंडस्ट्रीज देख लें, तो ये साल में 2 माह अपनी सेल्स करते हैं। ओके, इनकी एक लिमिट होती है, भाई हमने इतनी सेल्स करनी, उससे ज़्यादा ये अमाउंट को पुट अप नहीं कर सकते। आप पेटी एक्सपेंसेस को देख लो, पेटी एक्सपेंसेस के लिए भी एक लिमिट अमाउंट, एक अमाउंट को एक अमाउंट की लिमिटेशन, एक अमाउंट की लिमिट सेट कर दी जाती है कि भाई आपने इससे एक्सीड जो है पेटी एक्सपेंस को पे नहीं करना। आप परचेज के ऊपर बात करते हो तो परचेज के लिए भी एक लिमिट लगा दी जाती है। मीन कि कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे आपने किसी लेबर को हायर करना हो या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ट्रांजेक्शन करनी हो, तो उसमें आपको अमाउंट की एक लिमिट सेट करना पड़ती है। ओके, तो उस लिमिट सेट को हम कहते हैं टॉलरेंस। तो हर डिपार्टमेंट की जो टॉलरेंस है वो डिफरेंट होती है। तो ये जो टॉलरेंस है ये हाँ बेसिकली फीको के लिए होती है। जैसे कि फ्रेंच अकाउंटिंग है ना, अब फ्रेंच अकाउंटिंग ने क्या करना, भाई किसी को 10 लाख रुपए देने, तो कंपनी कहते हैं भाई आपकी लिमिट है 5 लाख, तो क्या करेगा, 5 लाख से ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाएगा। अच्छा, तो जब भी आपने टॉलरेंस को डिफाइन करना है तो कभी भी आपने ग्रुप कोड मेंशन नहीं करना है, इसको आपने हमेशा स्किप करना है। जस्ट अपना कंपनी कोड दें AB10। और अच्छा, एक और यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। हमारी जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल, और मैंने पिछली प्रीवियस में मेंशन की थी 95,000, 950 मिलियन या 95 मिलियन। अब 95 मिलियन पाक रुपीस और है, 95 मिलियन सऊदी अरेबिया रियाल और चीज़ है। ओके, तो ये भी आपने देखना भाई कंपनी की करेंसी क्या है। तो एक ना छोटा सा लतीफ़ है, वो एक लतीफ़ा क्या, वो एक प्रैक्टिकल एक मेरे स्टूडेंट के साथ वो एक हुआ था। अ, हमारे एजुकेशन में क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है पाक रुपीस। ओके, तो जब आप डिफरेंट कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपने उस करेंसी को मेंटेन करना होता है, राइट। अब ये देखें, ये 95 मिलियन अमाउंट है, तो 95 मिलियन कंपनी कहती है कि 95 मिलियन यानी कि 9 करोड़ 50 लाख, इतने बनते ना 95 मिलियन। और 9950 मिलियन, 95 95 करोड़ आपका बन जाते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने अमाउंट की लिमिट क्या लगानी है। तो हम यहाँ पे इजीली करते हैं 85,000 सऊदी रियाल, बल्कि 50,000 हम लगा लेते हैं, बल्कि ये भी ज़्यादा है, 85,000। अच्छा, अमाउंट पर डॉक्यूमेंट 85,000, अमाउंट पर ओपन आइटम अकाउंट ये आप दे दें 75,000, कैश डिस्काउंट ये 0 कर दें। परमिटेड पेमेंट डिफरेंसेस, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें पेमेंट डिफरेंस हमेशा आती है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी में डिफरेंस की वजह से 50, 100, 200, 300, 400, 20, 30 डॉलर का लास्ट में डिफरेंस आते हैं। तो कंपनी ये बताती है कि भाई आपको हम कितनी परमिशन देते हैं कि आपने कितना डिफरेंस मेंटेन करना है। ओके, तो रेवेन्यू में आपने कितना डिफरेंस मेंटेन करने हैं, वो यहाँ पे आप उस अमाउंट की उस अमाउंट को इधर पुट अप करते हैं। एक्सपेंसेस में आपने कितना लिमिट लगाना है तो उसको यहाँ पे पुट अप करते हैं। तो फिल फॉर मैं यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं लगा रहा, सिर्फ अमाउंट की, और कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे ना 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है अमाउंट पर डॉक्यूमेंट, एक है अमाउंट पर ओपन आइटम अकाउंट। ओपन आइटम का मतलब होता है आपकी इनवॉइसेस। ओके, जितनी भी इनवॉइसेस होती है ना आपकी, वेंडिंग इनवॉइसेस या कस्टमर इनवॉइसेस, उसको हम कहते हैं ओपन आइटम अकाउंट। और जो अमाउंट पर डॉक्यूमेंट है ये आपका बनते हैं जनरल लेजर के डॉक्यूमेंट्स, राइट। अच्छा, इसको मैंने सेव किया था। टॉलरेंस इज क्लियर प्लीज। ओके, नेक्स्ट है चार्ट ऑफ अकाउंट।
नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट ऑफ अकाउंट। एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि अगर वेंडर इनवॉइसेस या कस्टमर इनवॉइसेस की जो अमाउंट है और जो आपने बैक इनकम लिमिट हमने एडजस्ट की है, लेट्स से कि हमने लिमिट लगाई है 80,000 या 85,000 की, और आपके पास इनवॉइसेस आती हैं 90,000 की, तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि आप एक रिक्वेस्ट करते हो अपनी टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट जो है वो परमिशन देगी कंसल्टेंट को कि बैक एंड के ऊपर जाके अमाउंट की लिमिटेशन को चेंज कर दे। और जब बैक एंड के ऊपर अमाउंट की लिमिटेशन चेंज होगी तो उस कंसल्टेंट जो है वो उसको इन्फॉर्म करेगा यूजर लेवल को और टॉप मैनेजमेंट को कि मैंने इस अमाउंट की लिमिटेशन को इंक्रीज कर दी है, आप जो है इतनी अमाउंट से एंट्री पोस्ट कर सकते हो। ओके। और एक और चीज़ ये कि ये हर इंडस्ट्री का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग पैरामीटर होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, और ये देखा जाता है कि भाई बैक एंड के ऊपर जो चेंजेस हैं वो किसने करनी है। मीन टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि क्या हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो करेगा, या ओवरऑल जो जीएम होता है या कोई भी कंसल्टेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये ड्यूटीज आती हैं। I think your question is clear. Our next topic is chart of count. What is chart of count? Chart of count is list of assets, capital, income, expense and liabilities. इन पांचों को मिलाकर हम कहते हैं चार्ट ऑफ काउंट, और यू कैन से चार्ट ऑफ काउंट इज combination of assets, capital, income, expense and liabilities. अच्छा, अब इन पांचों पिलर्स को इंडिविजुअली अकाउंट ग्रुप कहा जाता है। एसेट्स क्या आपका अकाउंट ग्रुप, कैपिटल क्या अकाउंट ग्रुप, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी सब आपके क्या कहलाते हैं अकाउंट ग्रुप। सो वी कैन से दैट चार्ट ऑफ अकाउंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 अकाउंट ग्रुप्स लाइक एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। अब हर अकाउंट ग्रुप, यानी कि एसेट है ना, एसेट क्या आपका अकाउंट ग्रुप है। अब हर अकाउंट ग्रुप के अंदर जो आइटम्स हैं जैसे कि कैश है, प्लांट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक, लैंड है, इन सब को हम कहते हैं जीएल अकाउंट, और आपने इनके कोर्स को डिफाइन करना होता है। ओके। जो फिको वाले हैं उनकी तो बहुत आसान चीज़ है, जो अदर देन फिको वाले हैं वो जस्ट इसकी 3 चीज़ें नोट कीजिए, वो नोट करेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज जीएल अकाउंट, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज अकाउंट ग्रुप एंड व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट, बस ये 3 चीजें आपने इसको अंडरस्टैंड करनी है, बाकी आपने फिको में कुछ भी नहीं अंडरस्टैंड करना। अच्छा, अब इसका पार्ट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन जनरल लेजर अकाउंटिंग, देन मास्टर डेटा, देन जीएल अकाउंट्स, देन आप आ जाए प्रिपरेशन, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, न्यू एंट्री, COAA, चार्ट ऑफ अकाउंट AB10, मेटेरियल लैंग्वेज इंग्लिश, लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट नंबर 03, एंटर एंड सेव। अब ये 03 कहाँ से है, ये क्या चीज़ है, ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि जो आपने ये फिको के लिए जो आपने जीएल अकाउंट्स को क्रिएट करने हैं उसकी जो नंबर कोड की जो स्ट्रिंग वो 3 डिजिट्स की होगी। ओके, बैक। अच्छा, ये पार्टिकुलर जो एरिया है ये फिको का है, और अदर देन फिको जो है वो चीज़ को वो जिससे नॉलेज, और आप ये देखें कि बीइंग अ कंसल्टेंट आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ओके। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे एक सवाल है इससे रिलेटेड
कि अगर जीएल अकाउंट को डिफाइन करना पड़े सिंपल लैंग्वेज में तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, आपके पास है कैश, आपके पास है प्लांट। अब कैश और प्लांट क्या चीज़ है? फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट जनरल लेजर, इसको हम कहते हैं जनरल लेजर अकाउंट। यानी कि कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है ना अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग का एक रूल है, उसकी दो एंट्रीज होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जीआर जो है ये बेसिकली डेबिट और क्रेडिट एंट्री को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इंशाल्लाह मैं आपको जब एंट्री पोस्ट करके दिखाऊंगा तब आपको उसकी सही लॉजिक समझेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हम कहाँ पे थे? ऐसे कंपनी को टू चार्ट ऑफ अकाउंट, मीटिंग COAA एंटर एंड सेव। ओके, कम बैक। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन अकाउंट ग्रुप। न्यू एंट्री। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या जो आईटी के हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये फीको के लिए इम्पोर्टेंट है और आईटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो सेल्स एंड इंडिकेशन के जो ऑफिशियल्स हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट COAA, अकाउंट ग्रुप FAAG। अब FAAG क्या चीज़ है? F फॉर फिक्स, A फॉर एसेट, A फॉर अकाउंट, G फॉर ग्रुप। फिक्स एसेट्स, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी कोड को मेंशन करना है, 001 से 099 COAA CAAG। करंट एसेट्स मीटेन। अब ये क्या चीज़ है भाई? फिक्स एसेट के जीएल अकाउंट की लेंथ की सीरीज होगी 001 से लेकर 099। करंट एसेट, करंट एसेट क्या होते हैं, फिक्स एसेट क्या होते हैं, ये फिक्स वालों को मालूम है। अच्छा, करंट एसेट वो होते हैं जो एक साल के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर सकें। फिक्स एसेट वो होते हैं जो एक साल से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्लांट, फिक्स प्लांट आ गया, मशीनरी आ गई, व्हीकल आ गए। इन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं फिक्स एसेट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फिक्स एसेट की जो जीएल अकाउंट की सीरीज होगी 001 से लेकर 099 तक होगी। करंट एसेट की सीरीज होगी 100 से लेकर 199 तक। उसके बाद आपका आता है कैपिटल। कैपिटल की सीरीज होगी 200 से लेके 299। यहाँ पे जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अच्छा उमेर भाई, ये जो रेंजेस हम डिफाइन कर रहे हैं ये इंटेंशनेबल है? मतलब अगर हम मिसाल के तौर पर फिक्स एसेट्स को 100 से 199 डिफाइन करें, ये फिक्स्ड है? 100 से 100 से 199 अगर हम फिक्स एसेट को डिफाइन करते हैं और करंट एसेट को 101 से 199 तक डिफाइन करते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अपनी आसानी के रखा है ना कि इसे, अच्छा इसे एक और चीज़, तमाम स्टूडेंट जो है वो इसी पैटर्न के मुताबिक आपने अपना अकाउंट ग्रुप को डिफाइन करने। और इसका ये होगा कि जब आप फ्रंट एंड के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे ना, उसमें जो भी एरर्स आएगी वो मेरे लिए भी आसान होगा कि भाई आपका कोड क्या था और फलां का कोड क्या था,
तो उस कोड के ज़रिए फिर मैं इजीली आपके जो एरर्स होंगे उसको मैं ट्रेस आउट करके फिक्स कर सकूँगा। तो बाकी आप कोई भी लिख सकते हो, आप कोई भी बना सकते हैं। आप 1000 के आप इसको 100 के बजाय आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई भी सीज यहाँ पे दे सकते हैं, 5000 का भी सीज दे सकते हो, आप 4 डिजिट्स का भी दे सकते हो। सर इस एंट्री का आपने कंपनी कोड गलत डाला है। नहीं, इस एंट्री का मैंने कंपनी कोड नहीं डाला। ये जो है ना चार्ट ऑफ अकाउंट है, मैंने पहले चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफाइन किया, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट को कंपनी कोड के साथ असाइन किया, फिर मैंने डिफाइन अकाउंट को उसके ऊपर काम किया। मैं आपको बैकएंड के ऊपर भी लेके जाके आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा सर मैं इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, इस पे आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के आगे AB10 डालना था। ओह सॉरी, ओह गुड, थैंक यू सो मच, रेडिएंट बॉय, थैंक यू। SLAG 400 499 CA अच्छा, उसके बाद है डेट एक्सपेंस 500 and 599। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पीरियड 600 699। इंटरेस्ट एक्सपेंस AB10 700 799। अच्छा, इनकम ING AB10 800 899। अच्छा, आप प्लीज़ हम में से कोई भी इसके एक स्क्रीनशॉट ले ले और इसी के मुताबिक आप सब ने क्रिएट करने डेटा को। जल्दी से प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, एंटर एंड सेव। यू कम बैक। अच्छा, लास्ट पॉइंट है आपका डिफाइन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। व्हाट इज रिटेन अर्निंग अकाउंट? अच्छा, रिटेन अर्निंग अकाउंट कहते हैं, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना एक आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट। COAA एंटर कर दें। सिलेक्ट एंटर। यहाँ पे आपने तीन आप देते हैं अल्फ़ाबेट XYZ। हम देते हैं यहाँ पे Z और 999। एंटर एंटर अगेन एंड Ctrl+S एंटर। तो यहाँ तक आपका काम जो है, आपका ये अकाउंट ग्रुप तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका जील अकाउंट होगा, फिर उसके बाद ये जो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, इसके बाद जो फीको वाले हैं वो जन एंट्री को पोस्ट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो दूसरे मॉड्यूल के हैं वो अपने अपने मॉड्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टार्ट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? लास्ट वाला आइटम मेरे भाई डिस्कस करते हैं। डिफाइन रिटर्न अर्निंग जो अकाउंट। अभी आपने नहीं जो अभी आपने
प्रॉफिट वाला डिस्कस किया था ना। ओके ओके ओके। देखिए 2020 का जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। 2020 का जो प्रॉफिट होगा दिसंबर में, तो नेक्स्ट ईयर 2021 के जनवरी में आपको पता है कि बैलेंस इस स्टोरी में बात ये कर रहा था कि जो दिसंबर 2020 का जो प्रॉफिट होगा उसको हम जनवरी 2021 में कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अगले साल उसको ना हम ट्रांसफ़र करते हैं। भाई ये प्रॉफिट जो है ये नेक्स्ट ईयर जब हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा प्रॉफिट का। तो जो भी प्रॉफिट आप अगले साल उसको कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो वो प्रॉफिट आपका कहलाते हैं रिटर्न अर्निंग अकाउंट। दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट अकोमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो आपका कहाँ चला जाता है? उसमें रिटर्न अर्निंग में चला जाता है। मिसाल के तौर पे आज है 2024, आपके पास है 10 लाख, आपने 1 लाख लिया 2020 का प्रॉफिट, 3 लाख लिया आपने 2021 का प्रॉफिट, 5 लाख लिया आपने 2022 का प्रॉफिट, 1 लाख लिया आपने 2023 का प्रॉफिट। तो इस तरह से आपका जो नेट जो रिजर्व बनते हैं या जो नेट प्रॉफिट बनता है कम्युलेटिव प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं रिटर्न अर्निंग अकाउंट। ओके, यहाँ तक क्लियर प्लीज? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह कंट्रोलिंग एरिया का, फिर उसके बाद वर्जन, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, कंट्रोलिंग एरिया, देन क्रिएशन ऑफ जीरो अकाउंट एंड देन पोस्टिंग ऑफ फर्स्ट जनरल एंट्री। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के बाद जो क्लासेस होंगी उसमें जो भी आपके जो मॉड्यूल्स हैं, जो आपके कंसर्न मॉड्यूल्स हैं, आप उनकी जो स्टार्टिंग या फाउंडेशन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, आप उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो ओके बॉयस, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक नंबर 9 से लेके 13 तक हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।